हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब कोई बढ़िया होगे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन टू डायमेंशन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू डायमेंशन। ठीक है, हमने पहले लेक्चर 1 में यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप कॉपी निकालिए, मेरे साथ नोट करते जाइए। ठीक है, पहले हेडिंग दीजिए डायमेंशंस। डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है मैं पूरा प्रॉपर नोट लिखवा के करता हूँ। आप मेरे साथ साथ नोट लिखते जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट नोट वही होता है जो आप लोग खुद बनाते हो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर भी अगर आप लोगों को एक क्लास का जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, इसका अगर नोट चाहिए तो नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां पे मुझे मैसेज कर देना। मैं ये सारे लेक्चर का पीडीएफ वहां पे दे दूंगा आप। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशंस आर डायमेंशंस आर द पावर टू which the fundamental units are raised in order to express the the derived units of any physical quantity। अच्छा, तो देखो फिर से पढ़ो मैंने क्या लिखा कि डायमेंशंस आर द पावर टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन आर बेसिकली द पावर्स। जो हम फंडामेंटल यूनिट्स हमने देखा था, हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखा था, तो उसके डायमेंशन पहले लिख देते हैं तो आपको समझने में इजी होगा। तो पहले देखो, पहले है मास, जिसका डायमेंशन, अच्छा डायमेंशन को कैसे लिखा जाता है? ऐसे एक ब्रैकेट बॉक्स किया जाता है, ब्रैकेट, इसके अंदर जो डायमेंशन है उसको लिखा जाता है, जो भी डायमेंशन होगा उसको लिखा जाता है। तो मास का डायमेंशन होता है एम। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि डायमेंशंस आर जस्ट ऐसे सिंबल्स हैं, सिंबल्स जो फंडामेंटल यूनिट्स हमने लिखे थे उसके सिंबल्स हैं, एंड वो सिंबल के पावर के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया मास, जिसका डायमेंशन हो गया एम। उसके बाद लेंथ, लेंथ उसका डायमेंशन हो गया एल। उसके बाद टाइम, उसका डायमेंशन हो गया टी। उसके बाद करंट या फिर इलेक्ट्रिकल करंट आप लिख सकते हो, जिसका ए, उसका एसआई यूनिट जो था उसी हिसाब से एम्पियर का ए। ये होते हैं मोस्ट कॉमन यूज जो होते हैं, मोस्टली यूज्ड डायमेंशंस। ठीक है, अच्छा ये जो चारों होते हैं आपको क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा दिखेंगे 11 एंड 12 में। हायर स्टडी में बाकी जो डायमेंशन है वो यूज होते हैं, पर आपके लिए 11 एंड 12 के बच्चों के लिए एंट्रेंस में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम इसी में इससे ही क्वेश्चन आती है। कभी कभी दूसरे डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार होते हैं। अच्छा, पांचवा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में तो हम अभी टी नहीं ले सकते, तो हम इसका क्योंकि हमने टाइम को टी ले लिया था, तो टेम्परेचर को आप किसी किसी बुक में के लिखा होता है या फिर किसी किसी बुक में थीटा भी लिखा होता है, तो जिस हिसाब से गिवन हो आप उसी हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, अच्छा ये तो मैंने आज तक किसी एग्जाम में नहीं देखा है आते हुए, अगर आएगा तो देखेंगे, पर आप बस इसको याद रख लेना ऐसे। इसका तो सी ले जाओ, कहीं पे मैंने देखा नहीं है तो हम कैंडेला से सी ले जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ गया 7, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो इसका हो गया मोल। ठीक है, ये हो गए डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा,
तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो डायमेंशंस हमने यहाँ पे लिखे, इसके पावर हम लगाकर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को। ठीक है, तो ये था डायमेंशन का डेफिनेशन। अभी मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके डायमेंशन आपको बताता हूं। तो पहले आप हेडिंग दे देंगे मेरे साथ, डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपके साथ लिख रहा हूं। देखो, आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन जानने के लिए आपको आइदर उसका यूनिट पता होना चाहिए, या फिर वो किस फॉर्मूला से डिराइव्ड होता है, किस फॉर्मूला से वो डिराइव होता है, आपको ये दोनों में से कौन सी एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप इसके डायमेंशंस पता लगा सकते हो। जैसे देखो, हमने लेंथ का डायमेंशन यहाँ पे क्या बोला, देखो लेंथ का हमने लिखा एल। अच्छा, वैसे ही एक क्वांटिटी है एरिया। अच्छा, आप एरिया को कैसे लिखते हो, एरिया हो गया लेंथ का स्क्वायर, या फिर ये हो गया फॉर्मूला, या फिर यूनिट में अगर लिखो तो इसको लिखोगे मीटर का स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन अगर अगर हमें कोई पूछे कि एरिया का डायमेंशन हम क्या लिखे, तो मीटर, ये हो गया लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, तो इसलिए एल का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया एरिया का डायमेंशन। उसके बाद वैसे ही अगर आपको कोई, देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ का पावर, लेंथ हो गया एक फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका हमने कुछ पावर दिया तो एक और डिराइव्ड क्वांटिटी यहाँ पे डिराइव हो गया। वैसे ही देखो कैसे, वॉल्यूम अगर हम लेते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब, दैट मीन्स लेंथ का क्यूब। तो हम यहाँ पे डायमेंशन क्या लिख देंगे, एल का क्यूब। अगर एल में पावर हम 3 लेते हैं, एल क्या हो गया, एल हो गया एक फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके अगर हम पावर 3 लेते हैं तो वो हमें एक डिराइव्ड क्वांटिटी देता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वैसे ही अगर आपको कोई पूछे मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का आप ऐसे मास अपॉन वॉल्यूम करके निकाल सकते हो कि कैसे, देखो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आपको पता है हम हर किसी फॉर्मूले को फंडामेंटल क्वांटिटी तक डिवाइड करते चले जाएंगे, मतलब जब तक हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं मिलता है हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो वॉल्यूम को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ का क्यूब। तो यहाँ पे देखो मास के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एम, लेंथ के लिए हमने लिखा था एल, तो मास की जगह हम पुट कर लेंगे एम डायमेंशन में डिवाइडेड बाय लेंथ का क्यूब, एल का क्यूब। तो इसे हम अगर सिमेट्रिकल लिखे तो एम टू द पावर 1, एम की पावर देखो 1 है यहाँ पे, एल टू द पावर 3। तो ये हो गया मास डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा वैसे ही देखो, हमें आपको पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो ये हो गया एल डिवाइडेड बाई टाइम हो गया टी, या फिर अगर मीटर पर सेकेंड भी करे तो मीटर हो गया एम, सेकेंड हो गया टी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे एम नहीं है, देखो तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं, एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर -1। तो ये एम टू द पावर 0 क्यों, देखो जो भी बेसिकली डायमेंशंस आप देखोगे 11 12 के मैकेनिक्स में, वो सारे एम एल टी इसी में ही होते हैं। कभी कभी किसी किसी जगह पे जब 12th में आप देखोगे तो हम जो एम्पियर है ए उसको यूज करते हैं थोड़ा बहुत, वरना इसी से सारे काम हो जाते हैं बेसिकली। तो उसी का वजह से एम एल टी के फॉर्म में हम जनरली कोई भी डायमेंशन हो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि वेलोसिटी के टर्म में मास की डायमेंशन क्या है, तो आप लिखोगे एम टू द पावर 0, उसका यहाँ पे कोई डायमेंशन है तो बस एम एल टी के फॉर्म में एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर -1। वैसे ही अगर आप यहाँ पे लिखो एम टू द पावर 1, एल टू द पावर 3, टी टू द पावर 0, ऐसे हो गया उसका डायमेंशन। तो ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। वैसे ही अगर आपको कोई पूछे फोर्स, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, मास का डायमेंशन हमें पता है एम, अगर एक्सीलरेशन का डायमेंशन हमें कोई पूछे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन, तो यहाँ पे डायमेंशन माइनस डायमेंशन 0, टाइम का डायमेंशन माइनस डायमेंशन 0। ऐसा सोच रहे हो क्या आप, नहीं, देखो डायमेंशन में वैसा नहीं होता है। चेंज अगर लिखा है तो चेंज इन वेलोसिटी भी जो टर्म है
ये भी तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा। चेंज इन टाइम भी जो है ये भी तो सेकंड में ही आएगा। तो यूनिट में चेंज जब होता है तो वैसे यूनिट में कोई चेंज नहीं होता है, उसके वजह से मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m टू द पावर 1 l टू द पावर 0 t टू द पावर सॉरी m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। ठीक है, क्योंकि ये मास है, ये m मीटर है, लेंथ का मास है ये m, ये जो डायमेंशन में m लिखते हैं ये मास। तो ये हो गया m, इसके साथ m0 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। आप इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स का फॉर्मूला। मैं जो याद करने के लिए बोलूंगा कुछ एक दो, आप बस उसे याद रखना, बाकी सारे जब धीरे धीरे आप आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 11th एंड 12th के, उसके जो फॉर्मूलाज आप देखेंगे आप खुद ब खुद उसको डिराइव करते चले जाओगे। अच्छा, अगर आपको कोई पूछे जी, जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका अगर कोई आपको डायमेंशन पूछे तो देखो, ये तो हम क्या लिखते हैं इसको, ये एक्सीलरेशन ही तो है ना। तो जो एक्सीलरेशन का डायमेंशन होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन भी वही होगा। मतलब कि m0 l1 t टू द पावर -2। आप ये मेरे साथ साथ लिखते जाइए, तभी ये अच्छे से आपको समझ में आएगा, या फिर आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें कोई पूछे, मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम को हम सिंबलाइज करते हैं p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, मास के लिए हम क्या लिख लेंगे? m। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी अभी यहाँ पे निकाला, देखो वेलोसिटी का डायमेंशन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बस कर देना l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। देख रहे हो, हमने जो डेफिनेशन लिखा था डायमेंशन का, उसमें हमने पावर वाली चीज की यूज की थी। तो हम देखो, ये जो है ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये है मास, लेंथ, टाइम, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनके पावर लगाकर हम एक डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आई होप आपको वो डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो, उसके बाद एक और फिजिकल क्वांटिटीज अगर हमें लिखे लिखे कि वर्क। आपको पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा कोई अगर है वो बोलेगा सर यहाँ पे तो हम cos थीटा लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट cos प्रोडक्ट अगर किसी ने पहले पढ़ लिया होगा। तो देखो, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, cos थीटा आप लिखो ना लिखो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि पहले अगर आप ऐसे सोचो कि cos में आप थीटा में जो भी वैल्यू निकालोगे ये कोई एक नंबर देगा। ठीक है, तो पहले तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। अगर एंड वैसे ही आपने हमने जो सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज में हमने बोला था पहले वाले लेक्चर में कि जो सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज दो हमने देखा था, एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दोनों की यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, ये इसके बारे में भी मैं अभी आगे बताता हूँ। तो हम लिखेंगे फोर्स का डायमेंशन, अभी अभी यहाँ पे देखो हमने लिखा था, आप इसको याद रख लेना, m1 l1 t-2। डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, इसलिए l टू द पावर 1 इज इक्वल टू m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। ये हो गया किसका डायमेंशन? वर्क का डायमेंशन। एक और चीज आप याद रखो कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी गिवन है, इसका यूनिट एंड इसका यूनिट अगर सेम है, तो इन दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अभी देखेंगे हम कैसे। देखो, वार्क का वार्क जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? जूल। वैसे ही एनर्जी जो होती है, एनर्जी का यूनिट भी हम क्या लिखते हैं? जूल। अगर आप उसी से लिखो तो अगर ऐसे बोलो कि यूनिट सेम है तो उसके वजह से डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप डिराइव करना चाहो तो जैसे देखो, ये कौन से एनर्जी की बात कर रहे हैं हम? जो हम बेसिक 11 12 में एनर्जी पढ़ते हैं। अगर हायर एनर्जी में बात करें हम तो वहां पे कभी कभी वैल्यू ये डायमेंशन की चेंज होती है, पर उसकी नीड अभी आपके लिए नहीं है। तो एनर्जी के आप अगर आपको कोई पूछे, काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक टाइप का एनर्जी। इसका डायमेंशन देखो हम निकाल के देखते हैं, हाफ mv²। यहाँ पे m हो गया मास, b हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी में हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। देखो सेम निकला यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो जिसके यूनिट दो सेम होते हैं उसके डायमेंशन भी सेम होते हैं। तो एनर्जी एनर्जी का डायमेंशन
वार के डायमेंशन के साथ सेम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों टर्म सेम होते हैं, इसका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम बोले पावर, एक और फिजिकल क्वांटिटी, तो पावर हम क्या बोलते हैं, वार अपॉन टाइम। तो वार का अभी हमने लिखा यहाँ पे m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये टी टू द पावर 1 है, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर चला जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा m1 L2 T⁻³ ये हो गया किसका, पावर का डायमेंशन। वैसे ही एक और फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बोले इम्पल्स, इम्पल्स इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, कि चेंज इन टाइम में कितना फोर्स यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं हम इम्पल्स। ये भी देखो, हाँ अभी डिराइव करके बताता हूं मैं। इसके फोर्स के डायमेंशन क्या हो गया, m1 L1 T-2, टाइम का हो गया t, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 L1 T⁻⁻1। ये किसके डायमेंशन के साथ सेम है, देखो अभी हमने यहाँ पे मोमेंटम का निकाला था m1 L1 T⁻⁻1, यहाँ पे भी आया m1 L1 T⁻⁻1, तो इम्पल्स का डायमेंशन मोमेंटम के डायमेंशन के साथ सेम होता है। अच्छा, ये तो सारे लिनियर चीज हो गए। अभी एक डिस्कस करते हैं एंगुलर चीज। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। मान लो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओमेगा से। ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, या फिर वेलोसिटी का फॉर्म अगर लिखें, लेंथ अपॉन टाइम इनटू, अच्छा ये रेडियस जो हो गया, इसका क्या हो गया डायमेंशन, एल। रेडियस तो लेंथ होता है, तो लेंथ लेंथ कैंसल, क्या हो जाएगा 1/t, दैट मीन्स m0 L0 T⁻⁻1। ये किसका हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का। वैसे ही अगर आपको कोई पूछे फ्रीक्वेंसी, मान लो अगर कोई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम इज इक्वल टू T⁻⁻1। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन एंड एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन दोनों का सेम होता है। ठीक है। उसके बाद अगर एक और फिजिकल क्वांटिटीज आपको कोई पूछे, जो कि होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू mr²। तो m क्या होता है, मास, r होता है लेंथ। तो m का हो जाएगा m⁻⁴, r का स्क्वायर है इसके वजह से l⁻² एंड t⁻�0। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई पूछे कि बोलो एंगुलर एक्सीलरेशन, मान लो कोई पूछे एंगुलर एक्सीलरेशन, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, अभी हमने डब्ल्यू लिखा था वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा m0 L0 T⁻⁻2। आप अभी वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा डिराइव खुद अपने आप डिराइव करके देखो कि ये सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है। उसके बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करते हैं टॉर्क। टॉर्क आपको पता होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो फोर्स का m1 L1 T-2, डिस्टेंस का हो गया L1, तो क्या हो जाएगा m1 L2 T⁻⁻2। तो ये हो गया किसका, टॉर्क का डायमेंशन। अच्छा, उसके बाद अगर कोई पूछे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला mvr साइन थीटा होता है, पर साइन थीटा की यहाँ पे कोई डायमेंशन की वैल्यू यूज नहीं होती है, इसके वजह से mvr, तो उसका डायमेंशन हो गया m L⁻²T⁻⁻2। तो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, आप खुद ब खुद निकालने की कोशिश करो, m L⁻⁻1 T⁻⁻2। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेन, आप ये वर्ड सुन के डर मत जाना, क्योंकि आप धीरे धीरे इस सारे वर्ड को धीरे धीरे पढ़ोगे। ठीक है।
तो अभी कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीजें क्या है हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, बस अभी फिजिकल क्वांटिटी आप नए नए टर्म के साथ इंट्रोड्यूस हो जाओ। ठीक है, तो स्ट्रेन हम बोलते हैं डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो देखो लेंथ की डायमेंशन, यहाँ पे भी लेंथ की डायमेंशन, तो ये दोनों सेम डायमेंशन की है, तो यहाँ पे डायमेंशन डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी। वहां पे मैंने बोला था सब्सट्रैक्शन में कैंसिल नहीं होती है, पर डिवीजन में तो कैंसिल हो जाएगी। जैसे यूनिट होती है, मीटर बाई मीटर हम लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, वैसे ही। तो यहाँ पे ये यूनिट लेस है, अगर यूनिट लेस है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t⁻0, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। इसके बाद एक और जो यूज होती है, ये बहुत क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, अच्छा, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का अभी हमने डायमेंशन यहाँ पे लिखा, m1 l⁻⁻1 t⁻2, t⁻2 है ना, t⁻⁻2। ठीक है, हाँ, t⁻⁻2 डिवाइडेड बाई, ये तो डायमेंशन लेस है, m⁻0 l⁻0 t⁻0, तो इसका भी डायमेंशन सेम आज स्ट्रेस, तो हो जाएगा m1 l⁻⁻1 t⁻2। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके बाद आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे एक चीज, चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसे हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई हो गया करंट, तो यहां पे हम यूज करेंगे m0 l0, करंट यूज हो रहा है, मतलब a⁻1, हमने बोला था a⁻1 t⁻1। ठीक है, उसके बाद देखो एक और टर्म अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्म होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का हमने लिखा था, चार्ज का अभी हमने लिखा। आप वीडियो पॉज करो एंड खुद ब खुद इसको डिराइव करने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूं, m1 l⁻2 t⁻3 a⁻−1। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डायमेंशन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, आप धीरे धीरे आगे और भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन आप जो जैसे जैसे जो चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे हम आगे, उसमें देख लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम में जो कुछ डायमेंशन आते हैं, डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट। तो आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि कांस्टेंट की डायमेंशन 0 होती है, तो कैसे, देखो पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इज इक्वल टू होता है सी बाई बी, सी इन वेलोसिटी इन वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन मीडियम। तो ये दोनों वेलोसिटी है, इसके वजह से ये हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशन लेस कंस्टेंट है। पर अगर आपको कोई पूछे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। आप यहां से खुद निकालने की कोशिश करो, इसके बाद मैं आंसर लिखता हूं। तो देखो, आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाला होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो G इज इक्वल टू अगर हम लिखें F इंटू r² अपॉन m1 एंड m2, फोर्स का पता है, r हो गया डिस्टेंस, m1 एंड m2 ये दोनों है मास। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आई होप आप सबको आया होगा, इसका आंसर आया होगा m−1 l⁻³ t⁻²। आई होप ये सबका आंसर आपका आया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर से चेक करो। उसके बाद एक और क्वांटिटी, ये बहुत एग्जाम में यूज होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h t, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आता है, ये किससे आती है, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हो गया एनर्जी। आप यहां से खुद निकालो, तो h इज इक्वल टू ई अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का हमने लिखा था पहले, ठीक है, तो एनर्जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिलेगा m1 l⁻t t⁻−1। अगर कहीं पे मैं गलत लिख रहा हूं
तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये मैंने गलत लिखा था। ठीक है। उसके बाद एक और बहुत यूज होता है या फिर क्वेश्चन आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको हम लिखते हैं के स्मॉल बी, सॉरी के सबस्क्रिप्ट में बी। इसको ये फॉर्मूला कहां से आता है, पीबी इज इक्वल टू के बी टी आइडल गैस इक्वेशन से आता है ये। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो के बी इज इक्वल टू पीबी बाई टी। तो यहाँ पे P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम, T हो गया टेम्परेचर। आप यहाँ पे टाइम मत समझ लेना, ये टेम्परेचर है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, M1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -2 K टू द पावर -1। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है ईटा। पत्थर जो ईटा होता है वैसे नहीं, ये ईटा होता है एक। इसको ये कौन से फॉर्मूला में आता है, ये लिक्विड में आप पढ़ोगे, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा भी अपॉन डेल्टा जेड। तो यहाँ पे ये हो गया फोर्स, ए हो गया एरिया, भी हो गया क्या, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा जेड हो गया चेंज इन लेंथ। तो इसका आप खुद ब खुद निकालने की कोशिश करो। ईटा इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं M1 L-1 T-1। आई होप सबका यही आया होगा। उसके बाद एक और भी यूज होता है कंस्टेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थर्मोडाइनामिक्स में, हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। ये इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, पर ये सी भी दो तरह के होते हैं, सीबी एंड सीपी, डिपेंड्स ऑन किसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, किसको कंस्टेंट ले रहे हैं। अब जब हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनेमिक्स में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसका डायमेंशन होता है सी इज इक्वल टू M1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -2 मोल टू द पावर -1 केल्विन टू द पावर -1। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थे जिसके हमने डायमेंशंस देखे हैं। और मैंने वहां पे आपको बोला था कि जो सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज होते हैं, सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज जो होते हैं, इनके पास क्या होता है, नो डायमेंशन बट यस यूनिट्स। इसके पास यूनिट होती है पर डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि हमने क्या दिखा था, रेडियन जो दिखा था वो होता है क्या, थीटा अपन आर। तो इसका क्या, ये दोनों तो लेंथ ही है ना, इसको वजह से ये डायमेंशन हो गया 0। तो ये थे आज के क्लासेस में, हमने क्या क्या देखा, देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं एंड फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके डायमेंशन हमने देखे, अभी सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज के बारे में देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशन के बारे में अच्छे से और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।